मुझे पूरा यकीन है कि आप इनकम टैक्स चुकाते होंगे। अगर इनकम टैक्स नहीं भी चुकाते हैं तो कम से कम रिटर्न तो ज़रूर फाइल करते होंगे, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप जैसे लोगों की दो उलझन होती है। एक उलझन ये होती है कि इनकम टैक्स ज़्यादा चुका रहे हैं, कुछ कम चुका लें, क्या कोई रास्ता है कि कम चुकाने का। और दूसरा, इनकम टैक्स दे भी रहे हैं तो बहुत सारी उलझन होती है। तो टैक्स से जुड़ी ऐसे ही सारी उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारी इस कोशिश में हमारे साथ हैं इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। मुकेश पटेल साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। और दर्शकों को बता दूं कि आपको बधाई भी दे दूं कि आपको रेड क्रॉस की तरफ से गोल्ड मेडल देने का फैसला लिया गया है, और वो भी टैक्स के क्षेत्र में नहीं, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आप टैक्स गुरु में इतनी मेहनत करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके टैक्स से जुड़े हुए स्पीच देते हैं, इसके बावजूद आप ब्लड डोनेशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा समय कैसे दे पाते हैं? लक्ष्मण जी, मैं पिछले 52 ईयर्स से रेड क्रॉस और ब्लड डोनेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूं, और मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि राष्ट्रपति ने इस साल का गोल्ड मेडल जो दिया जाता है केवल 2 शख्सों को हर साल, इस साल मेरी उन्होंने सिलेक्शन की है। मैं ये मानता हूं कि आप कुछ भी अच्छे कार्य के लिए देते हैं तो ईश्वर आपको शक्ति देता है कि वो आपको इतना सारा लौटाता है। एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ गिविंग की एक लाइन मैं कहूंगा, आपसे शेयर करूंगा। वॉट एवर यू गिव फॉर द गुड ऑफ अदर्स, बी इट टाइम, लव, मैं कहता हूं ब्लड और मनी, गॉड कीप्स ऑन रिटर्निंग टू यू इन मच ग्रेटर एबंडेंस। दिस इज द सीक्रेट दैट हैज केप्ट मी। क्या बात है, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो मुकेश पटेल साहब। बहुत सही इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ अच्छे काम में हाथ बटाते हैं, योगदान करते हैं, तो आपको शक्ति मिलती है और काम करने के लिए। वही शक्ति मुकेश पटेल साहब के सामने आपको दिख रही है, तो ये वाकई प्रेरणादायक कहानी है। लेकिन फिलहाल टैक्स गुरु बता दूं कि अगले आधे घंटे में आपको कई सारी बातें बताने वाले हैं, टैक्स से जुड़ी हुई बातें, मुकेश पटेल साहब के सहयोग से। मिसाल के तौर पर, अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर में करते हैं निवेश, तो मुनाफे के साथ साथ टैक्स का भी रखें ख्याल। कैसे ख्याल रखेंगे बताएंगे आपको। इक्विटी फंड यूनिट्स पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नियम क्या है, ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आपने कोई किराए पे कमर्शियल प्रॉपर्टी दे दी है तो टैक्स की देनदारी के नियम क्या कहते हैं। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा म्यूचुअल फंड को लेकर के, क्योंकि म्यूचुअल फंड के निवेश करने वालों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। ऐसे में निवेशक को कई बार नुकसान होता है, कई बार फायदा होता है, तो सोचते हैं टैक्स भी देना पड़ेगा क्या, क्योंकि फायदे से कई बार खुश हो जाते हैं। तो मुकेश पटेल साहब, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए मैं आपसे सुझाव चाहूँगा, उसको मैं 2 हिस्से में बांट देता हूँ आपकी सुविधा के लिए जी। एक, जो म्यूचुअल फंड जो इक्विटी बाजार में पैसा लगाता है, दूसरा म्यूचुअल फंड जो डेट फंड में पैसा लगाता है, एक मिक्स्ड भी होता है। तो सबसे पहला आप बताइए कि अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है तो वहाँ पे टैक्स की देनदारी के नियम क्या है? इक्विटी फंड के लिए जो टैक्स की देनदारी का नियम है लक्ष्मण जी, ये है कि पहले आपको तय करना है कि ये जो गेन आपको हुआ रिडेम्पशन पर, वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो अगर ये आपका गेन लॉन्ग टर्म, माना 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए आपने वो फंड को होल्ड किया है, यूनिट्स को होल्ड किया है, तो आपको LTCG का रेट जो है, जो पहले 10% हुआ करता था, 10%, उसको 23 जुलाई 2024 से 12.5% कर दिया गया है। हालांकि इस साल जो हम सब रिटर्न भरेंगे तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि अगर 22 जुलाई तक का आपका गेन है तो वो 10% के दायरे में आएगा, उसके बाद है तो वो 12.5% के दायरे में आएगा। तो ये दिस इज अ ईयर ऑफ ट्रांजिशन, तो दोनों रेट्स कंबाइंड होंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म जो अगर आपका है तो उसमें आप जो पहले 1 लाख का एग्जम्पशन था वो 25-26 असेसमेंट ईयर से, माना लास्ट वित्तीय वर्ष जो 24-25 का था, उससे आपको हर साल 1,25,000 तक का ये जो इक्विटी फंड का गेन हुआ है तो उसको माफ किया जाता है, एग्जम्प कर दिया जाता है।
अब डेट फंड के बारे में बात करें हम, पहले शॉर्ट टर्म की बात कर लें इक्विटी में। तो शॉर्ट टर्म जो है, इक्विटी का शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अगर रिडेम्पशन हुआ यूनिट्स का तो वो शॉर्ट टर्म होता है। और उसके लिए जो रेट था 15%, 15%, उसको बढ़ा के यही डेट 23 जुलाई 2024 से उसको 20% कर दिया गया है। तो आपको ये ख्याल रखना है, हालांकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई एग्जम्पशन का प्रोविजन नहीं है। ये हुआ इक्विटी फंड का यूसी टैक्स का पूरा एक मॉडल। अब अगर डेट फंड में है तो डेट फंड में ये जो 2023 31 मार्च 23 के बाद जो एक प्रावधान आए, उसमें एक नया सेक्शन आया, सेक्शन 50AA, जिसके आधार से ये जो डेट फंड के गेन्स हैं उसको डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन्स माना जाता है। अच्छा, इसमें एसटीटी वसूला नहीं जाता, इसलिए ये 10% या जो पहले 15% का रेट और अब 12.5% और 20% का रेट है वो नहीं लगता है। इसमें आपका जो रेगुलर रेट होगा वो रेगुलर रेट के स्लैब से आपका टैक्स लगेगा। इसमें एक सवाल और भी मुकेश पटेल साहब ये है कि कई फंड मिक्स होते हैं जिसमें इक्विटी भी होता है, डेट होता है, तो कैसे पहचानें कि इसमें हमें डेट वाला फॉर्मूला लागू होगा कि इक्विटी वाला लागू होगा? जी जी जी, उसके लिए एक जो उसकी एक डेफिनेशन दी गई है सेक्शन में, उसके आधार से जो फंड अपने 65% ऑफ द प्रोसीड्स जो है उसको अगर इक्विटी में निवेश करता है तो 65% से ज्यादा निवेश करता है तो उसको इक्विटी फंड माना जाता है, और 65% से कम होता है तो उसको डेट फंड माना जाता है। एक आखिरी सवाल इस पे, एक आखिरी सवाल मुकेश पटेल साहब कि 65% वाली सीमा आपने बता दी। एक सवाल और कि ये जो 23 जुलाई वाला जो आप नियम बता रहे हैं, चूंकि जब बीच में एंट्रीम बजट आया था उस टाइम वो चेंज किया गया था, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको क्या हमें 2 हिस्से में बांट के देखना होगा? जी, उसमें लक्ष्मण जी जो पूरा आपका इन्वेस्टमेंट है, हाँ, अगर 22 जुलाई तक का आपने इन्वेस्टमेंट उसके पहले का है और उसके पहले का सेल है तो पुराने रेट से आपको करना है, और 23 जुलाई के बाद निवेश पहले किया है पर सेल या रिडेम्पशन कब करते हैं ये आपको देखना है, तो आपको नया रेट लगेगा, ये आपको ख्याल रखना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डेट नहीं चलेगा, वो डेट चलेगा कि आप सेल कब कर रहे हैं उसके हिसाब से डेट चलेगा। क्यों, सही कह रहा हूं मैं? एग्जैक्टली, रिडेम्पशन कब है, रिडेम्पशन कब, हालांकि होल्डिंग पीरियड तय करने के लिए आपने कब से शुरू किया और रिडेम्पशन कब किया उतना पीरियड तो जरूर गिना जाएगा, जरूर गिना जाएगा। बहुत ही अच्छा कि म्यूचुअल फंड में आप किसी भी तरह का निवेश कर रहे हैं, तो मुकेश पटेल साहब ने सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया। अब आप कह रहे हो कि हम तो शेयर बाजार में सीधा शेयर खरीद रहे हैं जी, उस पर क्या टैक्स की देनदारी है, तो वही बताएंगे शो में आगे चलकर। लेकिन इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदराबाद से दीपक शारदा जी हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। जी बताएं, क्या उलझन है आपकी? लक्ष्मण जी, पहली चीज तो ये कि आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका डिबेट शो की बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं एक्चुअली मेरा एक HUF अकाउंट है जिसमें मैं करता हूँ, एंड माय वाइफ इज ए मेंबर एंड माय सन इज को-स्पॉन्सर। एंड इसमें एक्चुअली मेरे फादर और मेरे यंगर ब्रदर क्या एज ए गिफ्ट अमाउंट इस HUF अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसकी लिमिट क्या है, एंड इट विल बी टैक्सेबल टू HUF और नो? So this is my first question. My second question is, अगर करता और the wife member in HUF अगर उस अकाउंट में कोई गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर गिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो इंटरेस्ट फ्री लोन एवरी ईयर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? एंड आफ्टर दिस ट्रांसफर अगर इस अमाउंट को इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में, तो इस पर जो इनकम जनरेट होगी वो सिर्फ HUF की ही इनकम होगी क्या? ठीक है, मुकेश पटेल साहब आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, दीपक जी का सवाल केवल उनका नहीं, मेरे ख्याल से उनके जैसे लाखों दर्शकों के मन में ये सवाल रहता होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि HUF
का उपयोग हम टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और विशेष तौर से इस वित्तीय वर्ष से जो पूरे रेट का स्ट्रक्चर है जो तय किया गया है उसके आधार से तो एचयूएफ बहुत अट्रैक्टिव एक टैक्स एंटिटी बन चुकी है। उनके सवाल 3 पार्ट्स में है तो मैं तीनों को जल्दी लेऊंगा। सबसे पहले उनका सवाल यह है कि अगर उनके पिताजी या उनके भाई उनके एचयूएफ को कोई गिफ्ट देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। तो भाई साहब दीपक भाई ख्याल में रखिएगा, आपके एचयूएफ को आपके पिताजी या भाई देते हैं, दे आर रिलेटेड टू यू बट दे आर नॉट रिलेटिव्स ऑफ योर एचयूएफ। इसलिए आपके एचयूएफ को साल में 50,000 से ज्यादा पूरे साल में एक या अन्य शख्सों से मिलता है तो उसको टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। तो आपको वो अमाउंट ऑफ गिफ्ट्स पर टैक्स भरना होगा। सेकेंडली, मेंबर्स के तौर से अगर आप या अपनी पत्नी या आपका बेटा जो एचयूएफ के मेंबर्स हैं, एचयूएफ के मेंबर्स अगर अपने खुद के एचयूएफ को गिफ्ट देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, इनकम का टैक्स नहीं है। परंतु आपको ख्याल में रखने वाली बात यह है कि क्लबिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 64 विल अप्लाई इन दिस केस। माना होगा क्या, आप समझिए 50 लाख रुपया अपने एचयूएफ को गिफ्ट देते हैं तो एचयूएफ को गिफ्ट टैक्स का या इनकम ऑन गिफ्ट्स पर नहीं कोई टैक्स लगेगा, पर जो इनकम होगी वो आपके केस में क्लब कर दी जाएगी, इसलिए प्रैक्टिकली इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन आपने सजेस्ट किया है दैट इज आइडियली सूटेड फॉर यू कि आप कोई भी मेंबर या इवन नॉन मेंबर एचयूएफ को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है और वो लोन स्वीकार करके एचयूएफ अपने नाम से कोई भी निवेश करता है, डिपॉजिट में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा, वो सब आपके एचयूएफ की इनकम गिनी जाएगी। आप उस पर आईटीआर भर के स्लैब रेट्स का फायदा ले सकेंगे। चलिए, तो ये बिल्कुल साफ और क्लियर शब्दों में कह दिया, बता दिया आपको दीपक जी, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। एक अगले कॉलर है मुंबई से, रिचर्ड सिक्योरा जी, बताएं क्या सवाल आपके पास। सर मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा सोसाइटी रीडेवलपमेंट जा रहे हैं और मुझे मंथली रेंट 25,000 टैक्स लायबिलिटी, उसका टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा। और दूसरा शिफ्टिंग, मुझे आई विल बी शिफ्टिंग ऑल मटेरियल थिंग्स, आई विल बी शिफ्टिंग वन प्लेस टू अनदर, वो शिफ्टिंग चार्जेस दिल पे अराउंड 25,000, विल इट एक्सेप्ट एनी टैक्स। और तीसरा, on redevelopment I will be getting around 120 square feet extra space, so is there any tax payable from my side? ठीक है, इसमें दरअसल आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत थी। मैं जरा दर्शकों के लिए और मुकेश पटेल साहब के लिए ब्रीफ कर दूं, चूंकि ये सवाल कई लोग पूछते रहते हैं कि इनकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए चली गई है, रीलोकेशन के लिए इनको 25,000 रुपये किराया हर महीने मिलेगा। अब ये पूछते हैं इस किराए की रकम पर टैक्स की देनदारी बनती है क्या, बेदेनदारी किसकी बनती है। दूसरा कि घर के सामान को शिफ्ट करने के लिए रकम मिली है क्या, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। और तीसरा कि 20% एक्स्ट्रा जगह दे रहा है रीडेवलपमेंट के बाद, तो इसके लिए क्या भी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पर। संक्षिप्त में जवाब दीजिए, तीनों का बड़ा सटीक सवाल है, सटीक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, आज सब सवाल 3 in 1 जैसे आ रहे हैं, 3 in 1 आइसक्रीम होता है ऐसे। यहाँ भी 3 सवाल है, 3 में से 2 में उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। माना सबसे पहले तो जो उनको ट्रांजिट के टाइम पर ये जो 25,000 का रेंट दिया जाता है, एक्चुअली लूजली वी कॉल इट एज रेंट, इट इज नॉट एक्चुअली रेंट, क्योंकि रेंट तो जो है वो टेनेंट लैंडलॉर्ड को देते हैं। यहाँ बिल्डर जो आपको देता है, इट इज मोर ऑफ अ कॉम्पेंसेशन, यू नो, इट्स अ हार्डशिप कॉम्पेंसेशन कि आप ये सरेंडर करते हैं अपना फ्लैट डेवलपमेंट के लिए, तो आपको जो खर्च करना पड़ता है उसका आपको रीइंबर्समेंट जैसे होता है। तो ये जो 25,000 आपको मिलता है, हालांकि बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स ने और लक्ष्मण जी अब तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये क्लियरली कहा है कि दिस इज अ कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये 25,000 पर मंथ पर उनको का अलाउंस मिला
वो भी इसी पर्पस से है, टू रिमूव द हार्डशिप या डिफिकल्टी, इसलिए उस पर भी उसको कैपिटल रिसीट मान के कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, केवल ये जो 20% एडिशनल स्पेस के लिए उनको जो पैसा दिया जाने वाला है वो सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A के तहत जब उनको ये बिल्डिंग का पोजेशन मिलेगा उस साल में उसको कैपिटल गेन्स के तौर से टैक्स किया जाएगा और उस समय पर उसका कैलकुलेशन करके उनको टैक्स की जिम्मेवारी अदा करनी पड़ेगी। चलिए, तो रिचर्ड साहब 3 सवाल। पहला सवाल कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब, वहां भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, जो 20% एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिलेगी वहां पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन क्या होगा आप खुद करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर पूछेगा टैक्स गुरु से, हम उसका सवाल का जवाब आपको देंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गए होंगे। तो फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक का बताएंगे कि अगर आप सीधे इक्विटी में यानी शेयर में निवेश करते हैं तो कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब, हम लोग पहले ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि म्यूचुअल फंड में कोई निवेशक है तो उस पर क्या टैक्स की देनदारी बनती है। तो अब उन लोगों को लिए बता दें जो सीधे शेयर खरीदते हैं, ऐसे भी लोगों की संख्या कम है नहीं वैसे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, शेयर्स के लिए भी जो हमने इक्विटी फंड के नियम देखे, होल्डिंग पीरियड 1 साल और 1 साल से कम या ज्यादा, उस पर आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होगा। इसमें रेट ऑफ टैक्स भी हमने जैसे देखा कि 23 जुलाई 2024 के बाद 12.5% और शॉर्ट टर्म है तो 20%। अब जो समस्या पर्टिकुलरली रिसेंट टाइम में जो खड़ी हुई है वो जो 87A के रिबेट के प्रावधान के संदर्भ में जो नियम किया गया है कि जहां फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है तो उस केस में आपको रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। तो आज 12 लाख के अंदर अगर आपका समझिए इक्विटी का गेन है तो उस केस में आपको आयोजन इस तरीके से करना चाहिए कि या तो आप डेट फंड के निवेश से, जैसे मैंने आगे बताया, वो 50AA के दायरे में रह के आप जो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लें ताकि नॉर्मल स्लैब रेट में आप आए, 115 BSE में न जाएं तो 87A के हिसाब से आपको 0 टैक्स मिलेगा। उससे ज्यादा इनकम है तो आपको ये ख्याल रखना है कि 20% के दायरे में शॉर्ट टर्म गेन में आप न ट्रैप हो। इसलिए अगर आपकी इनकम 15 या 20 लाख तक की है तो आप ऑफ मार्केट गेन अगर करते हैं छोटे इन्वेस्टर के लिए, ये एक बहुत स्मार्ट टैक्स प्लानिंग होगा। क्योंकि आपने टिप्स बताने को बोला इसलिए ये मैं कहता हूं, पर्टिकुलरली ये जो फ्लैट टैक्स रेट है वो हायर स्लैब्स में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उनके लिए फायदा कारक है। तो यू हैव टू बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर की इक्विटी शेयर्स पर जो एसटीटी भरा गया तो मेरे लिए हायर रेट लगेगा, 87A का फायदा नहीं मिलेगा, तो मैं ऑल्टरनेटिव रूट से मैं टैक्स बचाने का आयोजन कैसे करूं। तो ये हमारा गुरु मंत्र है हमारे टैक्स के शो के दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मुकेश पटेल साहब का यही गुरु मंत्र जो है, ये टैक्स गुरु की खासियत है, क्योंकि ऐसे गुरु मंत्र कहीं मिलते आपको हैं नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। तुषार गोयल जी नोएडा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। तुषार गोयल साहब नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। I have a commercial property for which I receive a pre-lease rental. My question is how the pre-lease rental would be taxed and if it is available or eligible for 30% maintenance deduction. बिल्कुल तुषार जी, आपका बहुत रोचक सवाल है। प्री लीज रेंटल्स आज प्रॉपर्टीज का खरीदना काफी पॉपुलर हो चुका है, खास तौर से 2 हेतु सर, क्योंकि आपको 2 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस मिलते हैं और आप नए टैक्स रेजिम की भी अंदर रहने का निश्चय करें तो भी आपको दोनों फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपने जिसके लिए सवाल पूछा, मेंटेनेंस का 30% डिडक्शन मिलेगा
जरूर मिलेगा। आपको जो भी रेंट आता है उसमें से 30% का डिडक्शन मिलते हुए अगर आप 30% के ब्रैकेट में भी है तो ये 30 का 30 हम 9 उसको कम करें तो आपका इफेक्टिव रेट विल बी ओनली 21%, 24 लाख से ऊपर की इनकम में भी। अच्छा, सेकेंडली आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी, क्योंकि कई बार प्री लीज प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो यू टेक इट विथ सम बोरोइंग, तो जो इंटरेस्ट भी चुकाते हैं उसके लिए कोई सीमा नहीं है। हाउसिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख का नियम है। आपके रेंटल प्रॉपर्टी में यू गेट अ फुल डिडक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट। तो कई केसेस में प्रैक्टिकली जीरो टैक्स का भी आप आयोजन करके अपना प्री लीज प्रॉपर्टी रेंटल पर आप उसका निश्चय कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं तुषार जी कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। महेश हलाले जी पुणे से हैं। महेश जी, सवाल पूछ लिए संक्षिप्त में, क्योंकि समय थोड़ा सा खत्म हो रहा हमारे शो का। यस सर, गुड आफ्टरनून सर जी। सी, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हिंदी में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लोग समझेंगे ज्यादा दर्शक। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, रिटायर्ड। मेरे को 23-24 में 26 लाख ग्रेजुएटी मिला था और वही फाइनेंशियल ईयर में मैंने 20 लाख का एग्जम्पशन लिया था आईटी में। ठीक है जी। अभी 24-25 में मेरे को एडिशनल ग्रेजुएटी अरेयर्स मिल गया है 6 लाख का। तो जो एग्जम्पशन 20 लाख जो मिला था मेरे आप को, कौन सी तारीख पर रिटायर हुए थे बताएंगे? दिसंबर What is the date when you retired? December 24. December 23. Okay. 24. December 24. Sorry. अच्छा, ठीक है। 23. तो 23. दिसंबर 23 में रिटायर हुए थे मुकेश पटेल साहब। सवाल क्या है अब बताइए, आपने बता दिया। जी। मेरे को अभी 20 अरेयर्स जो मिल गया है एडिशनल 6 लाख का, तो मैं एडिशनल एग्जम्पशन 5 लाख का ले सकता हूं क्या अभी ये फाइनेंशियल ईयर में? ठीक है, मुकेश पटेल साहब क्या जवाब है इनके लिए? अभी लक्ष्मण जी, हाँ, इसका जवाब यह है 1 जनवरी 2024 से ये जो 20 लाख की लिमिट थी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉइज के लिए, उसको बढ़ा के 25 लाख की गई। इसीलिए इनको एरियर्स भी दिया गया। अब सेक्शन 10(10) का एक नियम है कि आपको जो भी एग्जम्पशन लिमिट है उसके दायरे में जितना अमाउंट एक बार मिल चुका हो उसके बाद कुछ मिलता है तो इफ यू हैव अनयूटिलाइज्ड एग्जम्पशन लिमिट उतने में भी आप ले सकते हैं। तो 25 लाख की आपकी लिमिट हुई, आपने केवल 20 लाख एंजॉय किए थे, इसलिए जो 6 मिले हैं उनमें से 5 के लिए आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। 1 लाख पर आपको टैक्स देना होगा। बिल्कुल, महेश जी ने भी ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन करके बैठे थे। चलिए महेश जी, खुश हो जाइए, आपको छूट मिल जाएगी 5 लाख रुपए तक पे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।